नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS मायसनी। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अध्याय 19वें के बस्ती विधि वाले चैप्टर के पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 1 में हमने जनरल डिस्क्रिप्शन किया था, जनरल वर्णन किया था, और पार्ट 2 में हमें अनुवासन और आस्थापन वस्ती में दोनों में तुलनात्मक अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे वस्ती प्रयोग विधि कौन सी है, अनुवासन और आस्थापन विधि कि किस तरीके से अनुवासन और आस्थापन वस्ती का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि हमने अध्याय नंबर 17वां 18वां जो बमन विरेचन विधि में कोई भी विधि करते थे उसको पूर्व क्रम, प्रधान क्रम और पश्चात क्रम में बांटा है, उसी तरीके से इसको भी पूर्व क्रम, प्रधान क्रम और पश्चात क्रम में बांटा है। पूर्व क्रम, बस्ती योग जानकर रोगी को, जिस व्यक्ति का, जिस पेशेंट का मतलब बस्ती क्रम कराना, उसके योग जानकर, योग और अयोग में आपको पहले बता चुका हूँ प्रत्येक के कि किसको बस्ती लगानी है और किसको नहीं लगानी। तो बस्ती योग जानकर रोगी को स्नेहन स्वेदन कराएं। उसका पहले स्नेहन कराएं, ठीक है, उसका शरीर स्निग्ध बनाएं, फिर उसका स्वेदन कराएं। ये दोनों चैप्टर अपन अच्छे तरीके से स्टडी कर चुके हैं। स्नेहन क्या होता है, स्वेदन क्या हो सकता है, क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। फिर बमन विरेचन कराकर बस्ती क्रम करें, फिर वमन कराएं उसका, फिर विरेचन कराएं और फिर बस्ती क्रम करना है उसका। ओके। निरूप वस्ती देने से पहले सदैव अनुवासन वस्ती देनी चाहिए। ये बोल रहा है कि किसी व्यक्ति को अगर बस्ती लगानी है तो सबसे पहले अनुवासन वस्ती देनी है, क्योंकि अनुवासन वस्ती से स्निग्ध वस्ती, अनुवासन वस्ती को स्निग्ध वस्ती बोलते हैं। तो स्निग्ध कर देगी पूरी बॉडी को, एक तरीके से रुक्षता नहीं आएगी बॉडी में, वात का प्रकोप नहीं होगा, उल्टा वात को फिर समन करेगी वो। इसलिए निरूप वस्ती देने से पहले, जब कभी भी आपको निरूप वस्ती देनी हो उससे पहले अनुवासन वस्ती देनी चाहिए। ये रूल है, रेगुलेशन है, मतलब आप सिद्धांत जो भी आप समझो, ठीक है। बस्ती सदैव मध्याह्न में ही देनी चाहिए। अब ये बोल रहा है कि मध्याह्न यानी मतलब दोपहर में ही देनी चाहिए। बस्ती सदैव मध्याह्न में ही देनी चाहिए। जिस दिन बस्ती लगानी हो उस दिन रोगी का अभ्यंग व स्नान करके, जिस दिन बस्ती लगानी हो उस दिन रोगी का अभ्यंग व स्नान करके सामान्य भोजन मात्रा का चतुर्थांश मात्रा कम करके भोजन कराएं और निरूप बस्ती खाली पेट दें। ये बात अपन ने तुलनात्मक अध्ययन में भी देख लिया था कि कितना भोजन किस में देना है। जो निरूप बस्ती होती है, आस्थापन बस्ती होती है, वो तो खाली पेट देनी है कि उसको कुछ नहीं खिलाना पेशेंट को, उसको निरूप बस्ती देनी है। अगर लेकिन अनुवासन बस्ती देनी है, मतलब स्निग्ध बस्ती देनी है, तो उसको जितना वो खाना खाता है उसका चतुर्थांश मात्रा कम करके, मतलब अगर एक हिस्सा कम करके 3 हिस्सा खिला के उसको और मतलब बस्ती लगानी चाहिए। अब आता है प्रधान क्रम। ये तो थी मतलब रूल रेगुलेशन, किस तरह के रूल रेगुलेशन ध्यान रखने हैं, कौन कौन से नियम मतलब पूर्व क्रम में। अब है प्रधान क्रम में जो क्रिया की जाती है, मल मूत्र त्याग कर आरामदायिनी सैया पर वाम फर्श से लेटकर दक्षिण टांग मोड़कर वह वाम टांग को सीधा करके लिटाएं। देखो ये तरीका है, सिस्टमेटिक MTR कर लो। मल मूत्र त्याग, उसका मल मूत्र त्याग करवा दिया, उसका आरामदायिनी सैया पर मतलब गद्दे युक्त बिस्तर पर उसको लिटाओ। फिर वाम पार्श्व से लेटकर, वाम पार्श्व की तरफ से मतलब दाईं तरफ से लेटकर, ऐसे बोलते हैं ना आड़ा लेटना। फिर वह दक्षिण टांग मोड़कर, जो इसकी दक्षिण टांग होती है उसको मोड़ लो, मतलब वह वाम टांग को सीधा कर लेटें। और एक टांग को तो मोड़ लो घुटने से और एक टांग को बिल्कुल सीधा रखें। ये पोजीशन होती है बस्ती लगाने की, इस तरीके से बस्ती लगाई जाती है। वाम पार्श्व होती है लेफ्ट, दक्षिण होती है राइट। तो राइट जो पैर है उसको मोड़ करके और वाम टांग को, जो लेफ्ट टांग है उसको सीधा, मतलब उस लेफ्ट पैर को बिल्कुल सीधा रखें। बस्ती पुटक को निवात करके, निवात करके मतलब उसमें वायु नहीं रहनी चाहिए। जो पुटक होता है पीछे बंधा हुआ होता है जिसमें वो औषधि और कंटेंट भरा रहता है, उसमें वायु नहीं होनी चाहिए, उसमें शुद्ध औषधि होनी चाहिए। तो निवात करके रोगी की फर्स्ट वंश की दिशा में, फर्स्ट वंश यानी रीढ़ की हड्डी की दिशा में बस्ती नेत्र। अब बस्ती नेत्र आप जानते हो क्योंकि पहला वीडियो मैंने बस्ती नेत्र और पुटक के बारे में अच्छी तरीके से समझाया। जो नुकीला सा पदार्थ होता है जो अंदर घुसाया जाता है गुदा मार्ग में, वो प्रविष्ट करें। बस्ती पुटक को एक समान वेग से, मतलब एक समान वेग से, ना ज़्यादा तेजी से ना धीरे धीरे, बिना हिलाए डुलाए दबाएं। जो बस्ती पुटक पीछे भरा रहता है उसमें जो औषधि रहती है उसको मतलब यहाँ ऐसे नहीं कि अचानक से पूरा दबा दिया ना, बिल्कुल ऐसे नहीं, धीरे धीरे, बिल्कुल मीडियम मध्यम गति से। ये अनुभव से आएगा, जब हम बार बार प्रैक्टिस करोगे तब अनुभव से आएगा। तो ना ज़्यादा धीरे तेजी से ना धीरे धीरे, बिना हिलाए डुलाए
दबाएं, मतलब धीरे धीरे दबाएं। अब आता है बस्ती पुटक को द्रव, जो बस्ती पुटक का द्रव है को सारा प्रविष्ट ना कराएं, अन्यथा वायु प्रवेश होने का भय रहता है। ऐसे नहीं कि भाई उसमें पूरा ही खाली कर दिया, थोड़ा बहुत उसमें रहना चाहिए, ताकि जैसे ही वो मतलब पूरा दब जाए और जो थोड़ा सा कंटेंट बचता है लास्ट में उसको रख देना चाहिए, उसको प्रवेश कराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नहीं तो आप जाओगे तो पता है आपको वायु भरने का, मतलब जैसे अपन इंजेक्शन लगाते हैं तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले उसका वायु चेक करता है, वो बुलबुले निकालता है, फिर पिचकारी से मारता है, ठीक है। तो उसी तरीके से वायु अंदर नहीं जानी चाहिए, इसका मतलब यही है। अब है पश्चात कर्म। क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे। अनुवासन व आस्थापन बस्ती में अंतर लिखिए। बस्ती नेत्र और पुटक से आप क्या समझते हैं, ठीक है। बस्ती विधि को सविस्तार वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, मैं एक एक बात आपको डिटेल में बता रहा हूँ सोच समझ के। पश्चात कर्म, पश्चात कर्म के भाई अपन ने पूर्व कर्म में तो नियम जान लिए, फिर बस्ती लगा दी उस व्यक्ति को। पश्चात क्रम में क्या सावधानियां रखनी है ताकि कॉम्प्लिकेशन पैदा ना हो, वो सारी बातें आती हैं पश्चात क्रम में। इसने तुरंत ना आने पर उपाय करें। जो अपन ने मान लो अनुवासन बस्ती लगाई है, अगर वो तुरंत ना आने के लिए उपाय करें, मतलब ये बोल रहा है कि अपन ने बस्ती लगाने के बाद में गुदा मार्ग से वापस तुरंत ना आ जाए, तो इसने तुरंत ना आने के लिए उपाय करें कि उसको थोड़ी देर अंदर रहना चाहिए, ताकि तभी तो काम करेगा। अगर अपन ने लगाया और तुरंत ही बाहर आ गया इसमें, तो काम की नहीं है। तो इसलिए बोलता है कि इसने तुरंत ना आने के लिए उपाय करें। रोगी को सीधा करें, स्पिक को हाथों से ताड़न करें। रोगी को मतलब सीधा कर दें ताकि वो ऊपर की ओर जाए। स्पिक यानी जो नितंब प्रदेश है, ठीक है, हिप प्रदेश है, उसको ताड़न कर मतलब हाथों से थपथपाएं, थप्पियां लगाएं, मतलब हल्के हल्के हाथों से थपथपाएं। स्पीक मतलब होता है नितंब प्रदेश, नितंब यानी जो दोनों हिप्स हैं, ठीक है, उनको। रोगी की एडियो से स्पीक को दबाएं। अब व्यक्ति सीधा हुआ लेटा हो, ठीक है, और तो रोगी की एडियो से, उसके अपने पैरों से ही उसको नितंब प्रदेश को दबाया जाए, ताकि अब मान लो अपन पैर मोड़ेंगे तो ऊपर की ओर बढ़ेगी ना औषधि पेट में, तो ताकि रोगों का नाश कर सके। पैर की तरफ से सैया, जो अपन व्यक्ति लेटा है पैर की तरफ से सैया का 3 बार उठाकर नीचा करें। उस व्यक्ति की जो सैया है, मतलब जो पैरों की तरफ से ऊंचा करे, मतलब पैरों को ऊंचा करे 3 बार और फिर नीचा कर दे, ताकि वो ऊपर की ओर बढ़े औषधियाँ। एडियो के नीचे तकिया लगाएं। इन सभी कर्मों से इसने शीघ्र वापस नहीं आता। जो रोगी की एडी है उनके नीचे तकिया लगा दे, मतलब पैरों को ऊंचा कर दें, और इन सभी जो कर्म करेंगे अपन उनसे शीघ्र, इसने जो अपन ने औषधि लगाई है और जो बस्ती लगाई है, स्निग्ध बस्ती, अनुवासन बस्ती, ठीक है, वो बाहर नहीं आई। अगर आ जाए तो फिर भी आ जाए, मान लो किसी कारणवश फिर भी नहीं रुक रही, उसके गुदा मार्ग में वापस आ गई सारी जो अपन ने औषधि लगाई थी, वो वापस बाहर निकल गई गुदा मार्ग से, तो उसको पुनः बस्ती लगाई जाए। इसने लौटने का समय, जो अपन ने औषधि उसके गुदा मार्ग में प्रवेश कराई है उसका लौटने का टाइम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अनुवासन बस्ती में है 3 याम, आर्योत्र तक इंतजार करना चाहिए। 1 याम यानी होता है 3 घंटे, मतलब 9 घंटे तक उसको रहना चाहिए बॉडी में। देखिए 9 घंटे में मतलब बाहर आ जाएगी, इसने लौटने का समय 9 घंटे। स्निग्ध में मतलब अनुवासन में। अगर तब भी वापस ना आए तो फलवर्ती तीक्ष्ण बस्ती लगाकर इसने वापस लाए। ये बोल रहा है कि 9 घंटे तक नहीं आए तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नहीं आई। 9 घंटे तो इसका मिनिमम टाइम है, लेकिन आचार्यों ने बोला है 9 घंटे के बाद में 24 घंटे तक भी अगर इसने बस्ती नहीं आती है तो उसको तीक्ष्ण बस्ती, तीक्ष्ण बस्ती का मतलब होता है जो ब्रेचन करा दे, जो सारा जो द्रव अपन ने अंदर कराया था, जैसे बोलते हैं ना एनिमा लगा दो फ्रेश हो जाएगा, उस तरीके से तीक्ष्ण बस्ती लगाओ। फलवर्तियाँ लगाओ। फलवर्ती होती है एक तरीके से जौं आकार की, दोनों तरीके से, दोनों तरफ से पतले, जो औषध की पट्टिका बनी होती है उसको गुदा मार्ग में प्रवेश कराते हैं। वह जो औषधि रहती है उस फलवर्ती में, जो जो भी उस रास्ते में होता है गुदा मार्ग के रास्ते में, उसको मतलब छह करके पतला करके उसको बाहर निकाल देती है। तो जो भी अपन फिर उसको जो अवरुद्ध है वो बाहर आ जाएगा, तो पूरा लिक्विड भी कंटेंट भी बाहर आ जाएगा। अब आता है आस्थापन बस्ती। अनुवासन बस्ती का तो बता ही दिया भाई, 9 घंटे, 1 याम बराबर 3 घंटे, तो 3 याम बराबर 9 घंटे। और आस्थापन बस्ती मतलब 1 मुहूर्त। 1 मुहूर्त का मतलब है 45 से 48 मिनट। बहुत से आचार्य 45 मिनट बताते हैं, बहुत से आचार्य 48 मिनट बताते हैं, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं 45 मिनट, ठीक है। 1 मुहूर्त, ज़्यादा इंतजार ना करें। आस्थापन बस्ती में ऐसे नहीं कि 9 घंटे तक अपन वेट करते रह गए, नहीं,
ज़्यादा इंतज़ार ना करें, ओनली 45 मिनट का इंतजार करें। अगर 45 मिनट तक औषधि अंदर रह गई और उसके बाद बाहर नहीं आ रही है तो मतलब तुरंत कुछ इलाज कीजिए। ज़्यादा समय लगाना मृत्यु कारक हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि आस्थापन में ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है, 48 मिनट में उसको वापस बाहर निकालनी है ही। इस अवस्था में अगर नहीं आई तो क्या करना है, तुरंत इसने क्षार मूत्र अमल से बनी बस्ती, स्निग्ध तीक्ष्ण उष्ण बस्ती, फलवर्ती प्रयोग, स्वेदन, त्रासण, ये सारे कर्म करने चाहिए ताकि उसका जो गुदा मार्ग से जो कंटेंट है, जो औषधि है, जो बस्ती है, वो बाहर आ जाए। उसको मतलब इसने क्षार मूत्र अमल से बनी बस्ती ये देनी चाहिए। तीक्ष्ण बस्ती मतलब जिससे कि जो रास्ते में जो भी रुकावट थी वो दूर हो जाए। ठीक है। फलवर्ती प्रयोग, फलवर्ती का एक तरीके से सामान्य एक तरीके से मल को बाहर निकालना। फलवर्ती एक तरीके से यूज होती है वो मल को बाहर निकालती है। जब उसका फलवर्ती यूज होती है तुरंत मल को बाहर निकाल देती है। संवेदन कराओ ताकि जो भी उसमें रुकावट है उसका जो कंटेंट है वो ढीला बने ताकि वो जल्दी से बाहर आ जाए। अगला है सम्यक योग, हीन योग, अति योग पर विचार करें। सम्यक योग मतलब भाई ठीक ठाक हुई है, सब कुछ हो गया। हीन योग में कम तो नहीं हुई है। अति योग, हीन योग का मतलब जितना अपन ने औषधि तरह कंटेंट अंदर कराया वो पूर्ण तरीके से काम किया कि नहीं किया। अति योग, अति योग पे ये है कि भाई बॉडी में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, रुक ही नहीं रहा, पूरे क्षय हो रहा है, मतलब बॉडी से अंदर से जो अंग थे उनका क्षय हो रहा है, तो इतना भी नहीं होना चाहिए। तो उन पे विचार करें कि हाँ सब कुछ ठीक है कि नहीं है। अनुवासन वस्ती, सम्यक हीन और अति योग के लक्षण में स्नेह पित्त होते हैं, स्नेह पान के समान। ये बोल रहा है कि जो अनुवासन वस्ती है, स्नेह वस्ती है, सम्यक व हीन में अति योग के लक्षण स्नेह पीतवत होते हैं, स्नेह पान के समान। मतलब जो स्नेह आता है बाहर वो पीतवत के समान आता है, थोड़ा पीला पीला आता है। आस्थापन वस्ती, सम्यक हीन व अति योग के लक्षण विरक्तवत होते हैं, मतलब विरेचन के समान। जो अपन ने विरेचन में पढ़े कि भाई सम्यक के क्या होंगे, अति योग के क्या होंगे, ये सारे जो विरेचन में अपन ने चैप्टर नंबर वमन और विरेचन मतलब 17वें चैप्टर में जो स्टडी किया अपन ने, या नहीं 18वें चैप्टर में जो स्टडी किया है उसके समान है भाई आस्थापन बस्ती के। तो आस्थापन बस्ती में आपको पता ही विरेचन में क्या होता है, सम्यक में हीन में क्या होता है, अति योग में। तो आप वीडियो देख सकते हो या फिर पीडीएफ में आप देख सकते हो। और ये बोल रहा है स्नेहपान अनुवासन बस्ती में सम्यक हीन अति योग के लक्षण स्नेह पीतवत होते हैं, मतलब स्नेहपान के समान। अपन ने स्नेहपान किया था, स्वेदन और स्नेहन और स्वेदन चैप्टर पढ़े थे, तो स्नेहन में सम्यक अति योग और इनके लक्षण देखे थे ना। अब आप समझो अनुवासन वस्ती क्या है, एक तरीके से स्नेह तो है, स्नेह वस्ती इसलिए तो बोलते हैं। तो स्नेहपान के समान जो लक्षण सम्यक के स्नेहपान के होंगे वही अनुवासन वस्ती में, जो लक्षण हीन के होंगे स्नेहपान के हीन के वही स्नेहपान उसके होंगे अनुवासन वस्ती के, और जो अति योग के होंगे वही सेम होंगे। तो डिट्टो है, तो ये है स्नेहपान के समान और ये है विरेचन के समान। तो ये आप पिछले चैप्टर की मदद से समझ सकते हो। अब है हाहार विहार। बस्ती क्रम के पश्चात अग्नि मंद नहीं होता क्योंकि बस्ती नाभिक से ऊपर तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए पेयादि क्रम का प्रयोग अनावश्यक है। पेया आदि क्रम ओनली बमन और विरेचन के बाद में ही उपयोगी है, बस्ती क्रम के बाद में उपयोगी नहीं है। तो संयोजन क्रम होता है वो बमन और विरेचन के बाद होता है, बस्ती क्रम के बाद नहीं होता है, क्योंकि बस्ती क्रम में अग्नि मंद नहीं होती। इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी। आस्थापित को भोजन उष्णों तक स्नान करके जांगल मास से तनु करके चावल के साथ दे। ये बोल रहा है आस्थापित को, जो मतलब आस्थापन बस्ती है, जिसने वो आस्थापन बस्ती कराई है, उसको उष्णों तक स्नान करके मतलब गुनगुने पानी से स्नान करके जांगल मांस रस को, जो जंगली पशु पक्षियों का मांस है उसका रस मतलब रस बना के उसको पतला करके चावल के साथ दे, मतलब चावल मिला के उसको खिलाए। और अनुवासित को भोजन कप दोष में यूज, पित्त दोष में दूध और वात दोष में मांस रस दे। ये अलग अलग मतलब जो अनुवासन बस्ती है, अनुवासन बस्ती मतलब स्निग्ध बस्ती, उसमें रोगों के हिसाब से बताया कि कप दोष वाले रोगियों को यूस देना चाहिए। यूस एक तरीके से जल होता है, मतलब मूंग का पानी, मूंग को क्या गर्म, मूंग को 18 गुने पानी में डालकर उसको पकाया जाता है। जब आधा पानी रह जाता है वो पक जाती है तो उसको छानकर जो रस तैयार निकलता है मूंग का, उसको बोलते हैं यूस। दूध आप जानते हो मिल्क, और वात दोष में मतलब मांस रस। मांस रस क्या होता है, एक तरीके से मांस को उबाला जाता है पानी में, तो जो कंटेंट है मांस के अच्छे अच्छे पौष्टिक है जो उस पानी में आ जाते हैं, उस तरीके से मांस रस तैयार होता है। ऐसा नहीं कि जूस से निकाला हो मांस रस,
नहीं, ये होता है मतलब पानी में उबाल कर बनाया जाता है, तो ये आप समझते हो। तो अनुवासित मतलब अनुवासन वाली बस्ती में 200 के अनुसार बातें बताई गई हैं। अब है कुछ अन्य नियम। कुछ अन्य नियम क्या है, इसकी मात्रा है, ये सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, फिर अपन स्टार्ट करेंगे उत्तर बस्ती। उसके बाद में मतलब एक वीडियो उसके ये कुछ अन्य नियम पढ़ेंगे पूरे, उसके बाद में अपन उत्तर बस्ती स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो सब्र रखिए, पेशेंस कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।